हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्री एकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष गुप्ता और आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो है मेमोरी। दोस्तों, आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक मेमोरी। मेमोरी के ये जो टॉपिक है इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि मेमोरी का मतलब क्या होता है, यानी मेमोरी का क्या मीनिंग है। देखिए, जो मेमोरी है बेसिकली ये आपकी एक प्रकार की क्षमता है। क्या है? मेमोरी आपकी एक प्रकार की क्षमता है, ये आपकी एक प्रकार की कैपेसिटी है। किस चीज की? डेटा व निर्देशों को स्टोर करने की या संग्रह करने की जो क्षमता है वो कहलाती है आपकी मेमोरी। देखिए, जिस तरह से हम लोगों की ब्रेन में ये क्षमता पाई जाती है कि हम लोग चीजों को याद कर सकते हैं, है ना, हम लोग चीजों को अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर में भी ये क्षमता पाई जाती है कि वो डेटा तथा निर्देशों को संग्रह कर सकता है। ठीक है, और कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देशों को संग्रह करने की जो क्षमता है यही कहलाती है मेमोरी। क्या मतलब हुआ मेमोरी का? कि कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को संग्रह करने की जो क्षमता है वो कहलाती है मेमोरी। ठीक है, या से हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार बोल सकते हैं कि मेमोरी कंप्यूटर में वह स्थान है जहां डाटा, सूचना और प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं या संग्रहित किए जाते हैं और आवश्यकता होने पर तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। क्लियर हुआ कि जो मेमोरी है वह कंप्यूटर में वह रिक्त स्थान है जहां पे आपके डेटा, प्रोग्राम या आपके इंस्ट्रक्शन क्या रहते हैं, संग्रहित या स्टोर रहते हैं, और जब भी आपको जरूरत होती है तो वो आपको तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। क्लियर हुआ? सो मेमोरी क्या है? मेमोरी की अवधारणा का आपको समझ में आई कि मेमोरी क्या है? कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देशों को संग्रह करने की जो क्षमता है वो कहलाती है आपकी मेमोरी। यानी मेमोरी आपकी एक प्रकार की क्या है? क्षमता है। किस चीज की? डेटा तथा निर्देशों को संग्रह करने की। ठीक है, और दूसरे शब्दों में बोला जाए तो मेमोरी वह रिक्त स्थान है जहां डेटा, सूचना और प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं और आवश्यकता होने पर तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। क्लियर हुआ कि मेमोरी का क्या मीनिंग है? देखिए, अब अगर मेमोरी के आप इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो आपकी मेमोरी है जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हो, सो मेमोरी में डेटा के संग्रहण के लिए बहुत सारे स्थान होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोकेशंस या सेल। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको। ये आपके मेमोरी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो मेमोरी में संग्रहण के लिए या स्टोरेज के लिए बहुत सारे स्थान होते हैं और इन स्थानों को हम बोलते हैं इंग्लिश में सेल, या इनको हम बोलते हैं लोकेशन। ठीक है, सो ये जो आपके सेल्स हैं इन्हीं में आपका डेटा क्या किया जाता है, इन्हीं में आपका डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, और आपकी मेमोरी का आकार क्या है, आपकी मेमोरी की क्षमता कितनी है, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो मेमोरी उसमें नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ लोकेशन या आपकी जो स्थानों की संख्या है ये कितनी है। यानी आपके सेल्स या लोकेशन जितने ज्यादा होंगे आपकी मेमोरी की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके क्या है, ये आपके मेमोरी के क्या है, मेमोरी के अंदर पाए जाने वाले आपके लोकेशन या सेल है। ठीक है, और इनकी संख्या के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी जो मेमोरी वो कितनी पावरफुल है, उसकी कितनी क्षमता है। क्लियर है? सो मेमोरी में स्टोरेज के लिए क्या होता है? मेमोरी में संग्रहण के लिए अनेक स्थान होते हैं, है ना, और इन्हीं स्थान को बोलते हैं हम लोकेशन या सेल्स। ठीक है, और इन लोकेशन सेल की जो संख्या होती है वो क्या होती है? वो होती है निश्चित। इन लोकेशन तो सेल की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, मेमोरी की क्षमता अथवा मेमोरी का आकार इन स्थानों या इन लोकेशंस या सेल की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, और ये जो आपके मेमोरी में आपके जो सेल है या आपकी जो लोकेशन है इनकी क्या होती है? इनकी एक पहचान संख्या होती है। ठीक है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो आपके सेल्स हैं इनके क्या है? इनकी एक ये पहचान संख्या है। आपको दिखाई दे रहा है 0 1 2 3 4 5 करके। सो ये जो आपकी सेल्स की जो पहचान संख्या है इसी को आप बोलते हो एड्रेस। क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो एड्रेस। क्लियर हुआ? सो मेमोरी में क्या है? मेमोरी में प्रत्येक स्थान की आपकी क्या होती है? मेमोरी में प्रत्येक स्थान की एक पहचान संख्या होती है जिसे आप बोलते हो एड्रेस। क्लियर है? ये आपकी जो मेमोरी सेल्स है उनकी क्या है? उनकी ये पहचान संख्या है और इनको आप बोलते हो एड्रेस। क्लियर हुआ?
कि मेमोरी क्या होती है और मेमोरी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आपकी मेमोरी है ये कितने प्रकार की होती है। देखिए, जो आपकी मेमोरी है इसको आप बेसिकली दो मुख्य प्रकारों में बांट सकते हो, जिसमें पहला आपका प्रकार कहलाता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को बोलते हैं आप प्राथमिक मेमोरी। ये आपकी क्या है, ये आपकी कहलाती है प्राथमिक मेमोरी, और इसी को आप बोलते हो मुख्य मेमोरी। ठीक है, जो आपकी प्राथमिक मेमोरी है इसको आप मेनली दो भागों में या दो प्रकारों में बांट सकते हो, जिसमें पहला है आपका रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा है आपका रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। जो आपका रैम है इसमें आपका एक प्रकार है रैम का स्टैटिक, दूसरा है डायनेमिक, और तीसरा है इसमें सिंक्रोनस। ठीक है, जो आपकी रैम है ये भी बेसिकली आपके तीन प्रकार की होती है। एक प्रकार आपका कहलाता है स्टैटिक रैम, दूसरा कहलाता है आपका डायनेमिक रैम, और तीसरा कहलाता है आपका सिंक्रोनस रैम। ठीक है, इसी प्रकार जो आपकी रोम है यानी जो रीड ओनली मेमोरी है, इसके भी तीन प्रकार होते हैं, जिसको में एक है आपका प्रोम, दूसरा है ई प्रोम, और तीसरा है ई प्रोम। ठीक है, तो यह है आपकी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बाद जो मेमोरी का दूसरा प्रकार है वो कहलाता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को आप बोलते हो द्वितीयक मेमोरी। इसको आप द्वितीयक मेमोरी या इसको आप बाह्य मेमोरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हो। ठीक है, जो आपकी द्वितीयक मेमोरी है इसके अंतर्गत आते हैं आपके हार्ड डिस्क, मैग्नेट टेप, सीडी, डीवीडी आदि। ठीक है, इसके अलावा मेमोरी का एक विशेष प्रकार होता है जिसको बोलते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, सो अब हम एक एक करके मेमोरी के इन सभी प्रकारों को समझेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी से। देखिए, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है प्राथमिक मेमोरी, और इसी को बोलते हैं हम मुख्य मेमोरी, और इसी को हम बोलते हैं आंतरिक मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरी बोला जाए, प्राथमिक मेमोरी बोला जाए, मुख्य मेमोरी बोला जाए या आंतरिक मेमोरी बोला जाए, इन सभी का एक ही मतलब होता है। ठीक है, अब जो आपकी प्राथमिक मेमोरी है ये बेसिकली सीपीयू का ही भाग होती है। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है ये सीपीयू का ही भाग होती है। क्या मतलब इसका, देखिए, जो आपकी रैम और रोम चिप होती है बेसिकली आपके मदरबोर्ड में जहां पे आपकी माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है, यानी जहां पे आपकी सीपीयू की चिप लगी होती है वहीं पर आपकी रैम और रोम की चिप भी लगी होती है। ठीक है, तो इसलिए ये किसका भाग होती है, इसलिए ये सीपीयू का ही भाग होती है। ठीक है, अब ये जो आपकी प्राथमिक मेमोरी है ये होती है दो प्रकार की, जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें पहला प्रकार है आपका रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा है आपका रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। सो सबसे पहले हम समझेंगे रैम के बारे में कि रैम क्या होता है। देखिए, जो रैम है इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, सो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, कुछ नहीं है तो आपसे वो यही पूछ लेगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो उसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, ये जो आपका रैम है ये आपका सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला मेमोरी है। क्यों, इसका क्या रीजन है, क्योंकि आप अपने कंप्यूटर में जो भी डेटा इनपुट करते हो, जो भी आप डाटा डालते हो, वो सबसे पहले जाके आपके कंप्यूटर के रैम पर ही स्टोर होता है ना। आप अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में जो भी इनपुट देते हो, जो भी डेटा का इनपुट करते हो, तो वो डेटा सबसे पहले जाके आपके कंप्यूटर के रैम पर ही स्टोर होता है, और वहां से जो सीपीयू है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार रैम से उस डेटा को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, मतलब आपने जो भी डेटा इनपुट किया कंप्यूटर में, तो पहले सबसे पहले कहां जाके स्टोर होगा, वो सबसे पहले जाके स्टोर होगा रैम में, और रैम से उस डेटा को जो सीपीयू है वो अपनी आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त कर लेगा। ठीक, तो जो रैम आपकी क्या है, ये आपकी सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली मेमोरी है। ठीक है, कंप्यूटर में इनपुट किया गया डेटा सर्वप्रथम रैम में ही संग्रहित होता है, और तत्पश्चात सीपीयू द्वारा वहां से आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर लिया जाता है। क्लियर हुआ। अच्छा, जो आपकी रैम है इसमें आपका जो डेटा संग्रहित किया जाता है, तो ये इसमें डेटा का आपका स्थायी संग्रहण नहीं होता, मतलब इसमें आपका डेटा का जो स्टोरेज किया जा रहा है आपके रैम में वो परमानेंट स्टोरेज नहीं होता, यानी इसमें डेटा का स्थायी संग्रहण नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि रैम में आपका जो डेटा है, जैसे आपका कंप्यूटर बंद होगा या आपकी मान लीजिए लाइट चली जाए, तो वैसे ही रैम के अंदर आपने जो डेटा स्टोर किया है वो क्या हो जाएगा, वो वहां से चला जाएगा, वो डेटा आपका
मिट जाएगा। मतलब रैम में आपने जो डेटा स्टोर किया है उसका स्थायी संग्रहण नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए जो आपका रैम वो कैसी मेमोरी है, इसलिए जो आपकी रैम है वो होती है आपकी अस्थायी यानी वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, रैम में जो आपका डेटा प्रोग्राम होता है वो कैसा होता है, रैम में डेटा प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं। ठीक है, रैम के अंदर आप जो भी डेटा का आपका स्टोरेज हो रहा है, जो भी आपके डेटा का संग्रहण हो रहा है, तो संग्रहण कैसा है, वो संग्रहण है अस्थायी, वो संग्रहण स्थायी नहीं है, वो आपका अस्थायी यानी टेम्पररी क्या है, स्टोरेज हो रहा है, अस्थायी रूप से केवल आपका संग्रहण हो रहा है। कि ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर को क्या करते हो, बंद करते हो, कंप्यूटर को बंद करने पर अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर रैम में आपका जो डेटा संग्रहित है वो डेटा क्या होगा, वो डेटा आपका मिट जाएगा। ठीक है, इसलिए रैम कैसी मेमोरी है, इसलिए रैम आपकी अस्थायी मेमोरी यानी वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि इसमें संग्रहित डेटा स्थायी नहीं होता। ठीक, अब चूंकि रैम में आपका जो डेटा है वो कैसा है, अस्थायी है, उसका परमानेंट स्टोरेज नहीं हो पा रहा, तो उसका मतलब है कि एक बार आपका जो डेटा आया, जैसे ही आपका सिस्टम बंद हुआ वैसे वो डेटा वहां से चला गया। उसके बाद जब दोबारा आपने सिस्टम खोलोगे, कोई दूसरा इनपुट, कोई दूसरा डेटा का इनपुट दोगे, तो फिर वो नया डेटा क्या होगा, आपके रैम पे स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब जो रैम है आपकी रैम में रीड ऑपरेशन भी हो रहा होगा और राइट ऑपरेशन भी होगा। रीड ऑपरेशन का मतलब है कि रैम में आपका जो भी डेटा स्टोर किया गया है उसको आप कभी भी पढ़ सकते हो कि आपके रैम में क्या डेटा स्टोर किया गया है। ठीक है, ये कहलाता है आपका रीड ऑपरेशन। साथ ही आपको पता है कि रैम में आपका जो डेटा वो कैसा है, वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है, यानी हर बार आपका नया डेटा क्या आ जाता है, रैम में स्टोर हो जाता है। इसका मतलब है कि रैम में रीड के साथ साथ राइट ऑपरेशन भी होता है। मतलब रैम में जो डेटा है, पुराना डेटा चला जाता है और नया डेटा आ जाता है। ठीक है, इसलिए जो आपका रैम है उसमें रीड ऑपरेशन भी होता है और राइट ऑपरेशन भी होता है। क्लियर है? देखिए रैम में संग्रहित डेटा व निर्देशों को कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। रैम में आपका जो भी डेटा और निर्देश संग्रहित है, स्टोर है, उनको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तथा कभी भी पढ़ा जा सकता है, यानी कभी भी क्या हो सकता है, इसमें रीड ऑपरेशन हो सकता है व लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। रैम में संग्रहित डेटा व निर्देशों को कभी भी एक्सेस किया जा सकता है तथा कभी भी पढ़ा जा सकता है व लिखा जा सकता है। यानी आपका जो रैम है उसमें आपका रीड ऑपरेशन भी होगा और राइट ऑपरेशन भी होगा। ठीक है, रीड ऑपरेशन तो हो गई क्योंकि जो भी डेटा उसको आप पढ़ सकते हो, और राइट ऑपरेशन इसलिए होगा क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, हर बार आपका नया डेटा रैम पर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। क्लियर है? तो यह है आपका रैम, जो कैसी मेमोरी है, जो है आपकी अस्थायी मेमोरी, इसी को बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, अब ये जो आपका रैम है, रैम के भी आपके 3 प्रकार होते हैं। रैम को भी आप 3 प्रकारों में विभाजित कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला आपका प्रकार कहलाता है वो है आपका डी रैम, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक रैम। इसके बाद आता है आपका एस रैम यानी स्टैटिक रैम, और फिर आता है आपका सिंक्रोनस रैम। तो सबसे पहले हम समझेंगे डी रैम के बारे में कि डायनेमिक रैम क्या होता है। देखिए, रैम का जो प्रकार है उसमें पहला है आपका डी रैम, और डी रैम को आप बोलते हैं डायनेमिक रैम। ठीक है, देखिए जो आपका डी रैम है, डी रैम के निर्माण में बेसिकली आप संधारित्र और ट्रांजिस्टर दोनों का प्रयोग करते हो। संधारित्र का मतलब है कैपेसिटर। ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के बारे में। सो जो आपका डी रैम है, डी रैम को बनाने के लिए आप ट्रांजिस्टर का भी उपयोग करते हो और संधारित्र यानी कैपेसिटर का उपयोग भी करते हो। ठीक है, बेसिकली आपका जो डी रैम है, इसमें जो आप जिसमें आप जो कैपेसिटर का उपयोग कर रहे हो, तो आप डेटा स्टोरेज के लिए बेसिकली यहां पे किसका यूज कर रहे हो, आप डेटा स्टोरेज के लिए यहां पे यूज कर रहे हो कैपेसिटर यानी संधारित्र का, है ना। जो आपका डी रैम है, इसमें जो आपका संधारित्र यानी जो कैपेसिटर है, इसका प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डी रैम में जो आपका डेटा है वो बेसिकली उसको स्टोर करने के लिए आप संधारित्र यानी कैपेसिटर का प्रयोग करते हो। ठीक है, आपके डेटा को स्टोर करने के लिए डी रैम में कैपेसिटर यानी संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब जो आपका संधारित्र यानी आपका जो कैपेसिटर है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा कि जो आपका कैपेसिटर होता है, आपका जो संधारित्र होता है, इसमें लगातार ऊर्जा क्षय होता रहता है। आपके इस कैपेसिटर में क्या होता है, लगातार ऊर्जा क्षय यानी पावर लॉस होता रहता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटर की कि कैपेसिटर में लगातार पावर लॉस या ऊर्जा क्षय होता रहता है। ठीक है,
और डी रैम में जो आपका कैपेसिटर है उसको आप किस लिए यूज कर रहे हो, उसको आप यूज कर रहे हो डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और कैपेसिटर में हो क्या रहा है, कैपेसिटर में हो रहा है आपका लगातार ऊर्जा क्षय, यानी लगातार आपका पावर लॉस हो रहा है। और अभी आपने पढ़ा कि जो आपका रैम होता है इसमें अगर पावर ना हो तो जो आपका डेटा है वो मिट जाता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा बना रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पावर को लगातार बनाए रहना पड़ेगा, ठीक है। जबकि जो आपका कैपेसिटर में हो क्या रहा है, इसमें आपका लगातार ऊर्जा क्षय हो रहा है, ठीक है। सो इसीलिए जो डीरैम होता है इसको आपको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। रिफ्रेश का मतलब है कि इसको आपको बार बार आवेशित करने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि कैपेसिटर में जो आपका लगातार ऊर्जा क्षय हो रहा है उसकी भरपाई की जा सके। क्यों, क्योंकि एक बार अगर पावर लॉस हो गया कंप्लीट पूरी तरह से, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, तो जो भी आपका डेटा स्टोर किया गया था वो वहां से मिट जाएगा, ठीक है। सो जो आपका डीरैम है इसमें क्या होता है, डीरैम में सुचारू रूप से कार्य करने के लिए डीरैम में पीरियोडिक रिफ्रेश, मतलब इसे बार बार आवेशित करने की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि संधारित्र यानी कैपेसिटर में लगातार ऊर्जा क्षय होता रहता है, ठीक है। सो लगातार ऊर्जा क्षय हो रहा है कैपेसिटर में, इसलिए अगर आप अपने डेटा को बनाए रखना चाहते हो, डेटा को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे लगातार रिफ्रेश यानी इसे बार बार आवेशित करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब चूंकि आपको डीरैम को बार बार आवेशित करने की आवश्यकता पड़ रही है, इस वजह से जो डीरैम है इसकी गति स्टैटिक रैम की तुलना में कम होती है ना। जो आपका डीरैम है बार बार आवेशित करने के कारण जो आपका डीरैम है इसकी जो गति है इसकी गति कम होती है, ठीक। वहीं अगर आप इसकी एस रैम से तुलना करो तो जो आपका डीरैम है इसकी जो कीमत होती है कैसी होती है, इसकी कीमत कम होती है। मतलब जो आपका डीरैम वो कैसा होता है, वो आपका सस्ता होता है। इसलिए आपके जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, स्टैंडर्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसमें आप डीरैम का ही प्रयोग करते हो, क्योंकि इसकी कीमत कम होती है या आपकी कम कॉस्टली होती है, ठीक है। सो डीरैम की कीमत कम होती है, साथ ही इसकी जो मेमोरी क्षमता यानी इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो भी एस रैम की तुलना में ज्यादा होती है। यानी स्टैटिक रैम की तुलना में जो आपका डीरैम है इसकी क्या है, इसकी सस्ती होती है, साथ ही इसकी जो मेमोरी क्षमता है यानी इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो भी ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका डीरैम है इसमें जो ऊर्जा उपभोग हो गई यानी इसका जो पावर कंजम्पशन है वो भी क्या है, वो इसमें ज्यादा होता है। यानी जो आपका डीरैम है ये ऊर्जा की खपत ज्यादा करता है, ये मतलब ये ज्यादा ऊर्जा को लेता है, ठीक है। तो इसमें जो पावर कंजम्पशन है वो कैसा है, इसमें जो पावर कंजम्पशन है वो आपके एसरैम की तुलना में ज्यादा होता है। ये एसरैम की तुलना में ऊर्जा का ज्यादा उपभोग करता है। क्लियर हो गया। तो ये है आपका डीरैम। डीरैम के बाद जो रैम का दूसरा प्रकार है वो है आपका एस रैम, ठीक है। एस रैम को हम बोलते हैं स्टैटिक रैम। देखिए जो आपका एस रैम है, एस रैम में डेटा को स्टोर करने के लिए जो आपका ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल है इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जो आपका डीरैम था वहां पे आप किसका यूज कर रहे थे, वहां पे आप ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। वहीं जो आपका एस रैम है यानी आपका जो स्टैटिक रैम है, यहां पे आप डेटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज कर रहे हो, यहां पे आप डेटा को स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हो ट्रांजिस्टर का। मतलब यहां पे आप कैपेसिटर का यूज नहीं कर रहे हो, यहां पे आप संधारित्र का प्रयोग नहीं कर रहे हो, ठीक है। और जो आपका ट्रांजिस्टर होता है, तो ट्रांजिस्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांजिस्टर में जो आपका ऊर्जा क्षय है वो बहुत कम होता है ना। जो आपका ऊर्जा क्षय है वो आपका बहुत क्या है, बहुत ही ज्यादा कम होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर क्या होता है, इसमें पावर लॉस होता है, ठीक है। और यहां पे आप डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज कर रहे हो, यहां पे आप डेटा को स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हो ट्रांजिस्टर का, और ट्रांजिस्टर में ऊर्जा क्षय नहीं हो रहा है या बोल सकते हैं बहुत कम पावर लॉस हो रहा है। सो इस वजह से जो आपका एस रैम है यहां पे आपको डी रैम की तरह इसको बार बार रिफ्रेश करने की यानी इसे बार बार आवेशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहां पे आप ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हो डेटा स्टोरेज के लिए, और ट्रांजिस्टर में पावर लॉस बहुत कम होता है। क्लियर है। सो जो आपका एस रैम है ये क्या है, ये आपकी ऐसी रैम है जिसे रिफ्रेश करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसमें डायनेमिक रैम यानी डी रैम की तरह ऊर्जा क्षय की कोई समस्या नहीं होती। क्यों, क्योंकि यहां पे आप केवल ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर रहे हो। क्लियर हो गया।
तो ये कहलाती है आपकी SRAM, जिसमें आप डेटा स्टोरेज के लिए ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल का प्रयोग कर रहे हो। और चूंकि ट्रांजिस्टर में कोई ऊर्जा लॉस, कोई आपका ऊर्जा क्षय नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का पावर लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए इसे आपको बार बार आवश्यक करने की, यानी बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो इसी वजह से जो आपकी जो SRAM होती है कैसी होती है, ये डायनेमिक रैम की तुलना में तेज होती है, यानी इसकी स्पीड ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसको आपको बार बार रिफ्रेश यानी बार बार आवश्यक करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक है, साथ ही जो आपकी SRAM है ये डायनेमिक रैम की तुलना में क्या होती है, महंगी होती है, यानी ये आपकी रैम कॉस्टली होती है। क्लियर है? और ये जो आपकी SRAM है इसका प्रयोग आप कैश मेमोरी के रूप में भी करते हो। ये जो आपकी SRAM है इसका प्रयोग कैश मेमोरी के रूप में भी किया जाता है। कैश मेमोरी क्या होती है, अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए इसके अलावा ये जो आपकी SRAM है ये डायनेमिक रैम यानी DRAM की तुलना में कम ऊर्जा का उपभोग करती है। मतलब इसमें जो आपका पावर कंजम्पशन है वो क्या है, वो DRAM की तुलना में कम होता है। क्लियर हो गया? तो ये कहलाती है आपकी SRAM, इसको बोलते हैं हम स्टैटिक रैम। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपकी अगली रैम है वो है आपकी सिंक्रोनस रैम। देखिए जो आपकी सिंक्रोनस रैम है ये बेसिकली आपकी स्टैटिक रैम और DRAM के बीच की रैम होती है। ठीक है, इसके बारे में आपको केवल इतना ही समझना है कि जो आपकी सिंक्रोनस रैम है ये आपके DRAM की अपेक्षा कैसी है, ये आपके DRAM की अपेक्षा ज्यादा तेज होती है। क्यों? क्योंकि यह CPU की घड़ी की गति के अनुसार रिफ्रेश होती है। देखिए आपके जो CPU होता है उसमें एक घड़ी लगी होती है, तो उस घड़ी की गति के अनुसार ही क्या होती है, आपकी सिंक्रोनस रैम रिफ्रेश होती है। ठीक है, इसलिए जो आपकी सिंक्रोनस रैम है ये डायनेमिक रैम से अगर तुलना की जाए, डायनेमिक रैम की तुलना में ये डेटा का तेजी से ट्रांसफर करती है। यानी जो आपकी सिंक्रोनस रैम है, सिंक्रोनस रैम से डायनेमिक रैम की तुलना में डेटा का ट्रांसफर तेजी से होता है। क्लियर है? सो जो आपकी रैम है उसमें सबसे ज्यादा फास्ट क्या है, उसमें आपकी सबसे फास्ट है आपकी स्टैटिक रैम यानी SRAM, उसके बाद आती है आपकी सिंक्रोनस रैम, फिर आती है आपकी डायनेमिक रैम। क्लियर हो गया? सो ये आपके रैम के 3 प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद आपकी जो प्राथमिक मेमोरी है उसका दूसरा प्रकार आता है जिसे बोलते हैं हम रोम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो समझते हैं कि रोम क्या होती है। देखिए जो रोम है आपकी ये बेसिकली आपकी स्थायी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? ये आपकी रैम की विपरीत कैसी है, रैम आपकी अस्थायी मेमोरी थी, जबकि रोम कैसी मेमोरी है, रोम आपकी स्थायी यानी परमानेंट मेमोरी है। क्यों? उसका क्या रीजन है? क्योंकि रोम में संग्रहित प्रोग्राम या आपके जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं, जो भी आपके निर्देश हैं, वो ना तो परिवर्तित हो सकते हैं ना ही वो नष्ट हो सकते हैं, है ना। रोम में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किए जा सकते, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। मतलब रोम के अंदर आप जो भी प्रोग्राम या जो भी निर्देश या जो भी इंस्ट्रक्शन आप उसमें स्टोर करते हो तो उसका स्थायी संग्रहण होता है ना। रोम में आपने एक बार जो भी प्रोग्राम या जो भी इंस्ट्रक्शन डाल दिए तो फिर वो आपके परमानेंट बने रहते हैं। उसके बाद आप उन निर्देशों में या उन प्रोग्रामों में किसी भी तरह का परिवर्तन, ना तो उनमें किसी तरह का परिवर्तन कर सकते हो, ना ही आप उनको नष्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक बार आपकी रोम में जो भी प्रोग्राम या जो भी इंस्ट्रक्शन डाल दिए गए फिर वो आपके परमानेंट हो जाते हैं। आप उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, आप उनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप उनको मिटा सकते हो, यानी ना ही आप उनको नष्ट कर सकते हो। सो रोम में आपका जो भी प्रोग्राम है, जो भी इंस्ट्रक्शन संग्रहित होता है, उसमें ना तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, उसको केवल पढ़ा जा सकता है। क्या होता है? रोम में संग्रहित डेटा को क्या कर सकते हो आप? केवल पढ़ सकते हो। इसी वजह से जो आपका रोम है इसमें क्या है, इसमें केवल आपका रीड ऑपरेशन होता है, इसमें आपका राइट ऑपरेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बार जो डेटा है, जो भी इंस्ट्रक्शन आपने प्रोग्राम डाल दिया रोम के अंदर, फिर वो परमानेंट आपके बने रहेंगे, उनमें आप किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए जो आपका रोम है कैसी मेमोरी है, ये है आपकी स्थायी मेमोरी। ठीक है, इसलिए नाम भी इसका क्या है, इस नाम है इसका रीड ओनली मेमोरी। क्यों? क्योंकि यहां पे आप केवल रीड ऑपरेशन ही कर पा रहे हो, यहां बार बार आप अपने इंस्ट्रक्शन या डेटा को चेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर है? देखिए जो रोम है ये कैसी मेमोरी है, ये है आपकी स्थायी यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, सो चूंकि रोम आपकी स्थायी मेमोरी है इसलिए आपका कंप्यूटर बंद है या चालू है, आपकी सप्लाई इलेक्ट्रिक सप्लाई विद्युत आपूर्ति हो रही है नहीं हो रही है, लाइट आ रही है नहीं आ रही है, इससे रोम को कोई फर्क
नहीं पड़ता। ठीक है, रोम में आपने एक बार जो भी इंस्ट्रक्शन डालने थे, आपने जो भी प्रोग्राम आपको डालने थे वो आपने डाल दिए, उसके बाद रोम केवल उन्हीं इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, केवल उन्हीं इंस्ट्रक्शन के साथ क्या करेगा, वो कार्य करेगा। रोम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कंप्यूटर चालू है या बंद है, लाइट आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि रोम में आपने एक बार जो भी इंस्ट्रक्शन डाले वो कैसे है, वो आपके परमानेंट बने रहते हैं। ठीक है, सो रोम कैसी मेमोरी आपकी, रोम आपकी स्थायी मेमोरी है तथा कंप्यूटर को बंद करने अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर भी क्या है, यह नष्ट नहीं होती। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक प्रोग्रामिंग निर्देश होते हैं, अर्थात इस मेमोरी में मूलभूत निर्देशों का संग्रहण किया जाता है। देखिए क्या मतलब है इसका, देखिए आपकी जो रैम है, अभी आपने देखा कि आपकी जो रोम है, ये कैसी मेमोरी है, ये आपकी स्थायी मेमोरी, यानी एक बार आपने इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन जो भी प्रोग्राम डाल दिए तो वो आपके परमानेंट बने रहते हैं। ठीक है, इसलिए जो आपके मूलभूत आपके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका संग्रहण आप रोम में करते हो। क्यों? क्योंकि जो आपके मूलभूत दिशा निर्देश है वो भी क्या है, वो भी आपके कभी नहीं बदलते, है ना। जो आपके बेसिक्स होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। जैसे आप बड़ी से बड़ी संख्याओं की क्या कर लो, कैलकुलेशन कर लो, पर जो आपके जोड़ने घटाने के आपके जो नियम है वो कैसे रहेंगे, वो हमेशा समान ही रहेंगे, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। सो आपके जो भी मूलभूत जो भी आपके इंस्ट्रक्शन है, आपके जो भी मूलभूत निर्देश है, उन सभी का संग्रहण आप कहां करते हो, उन सभी का संग्रहण आप रोम में करते हो। ठीक है, रोम के अंदर आप जो भी आपके मूलभूत निर्देश है उनका संग्रहण किया जाता है। ठीक है, सो इसी वजह से आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले जो भी आपके निर्देश होते हैं, जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन सभी इंस्ट्रक्शन को भी आप कहां स्टोर करते हो, उन सभी इंस्ट्रक्शन को भी आप रोम में ही स्टोर करते हो। क्यों? क्योंकि आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले या कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग करना, कंप्यूटर को बूट करना। सो कंप्यूटर के बूटिंग से संबंधित जो भी निर्देश हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो क्या होते हैं, वो भी हमेशा समान ही होते हैं। वो भी कैसे आपके, वो भी आपके मूलभूत इंस्ट्रक्शंस हैं। यानी आप कोई सा भी आपके पास कंप्यूटर हो, आप कैसा भी आपका कंप्यूटर हो, सभी कंप्यूटरों में जो बूटिंग करने की प्रोसेस होती है, वो जो बूटिंग करने की प्रोसेस है वो हमेशा एक समान नियमों के द्वारा ही संचालित की जाती है ना। आपकी जो बूटिंग प्रक्रिया है वो हमेशा एक समान नियमों के द्वारा ही संपन्न की जाती है। सो कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले आपके जो भी प्राथमिक प्रोग्राम है या जो भी निर्देश है वो कैसे हैं, वो भी आपके मूलभूत निर्देश हैं। ठीक है, इसलिए जो रोम चिप है, जो आपकी रोम है, इसमें क्या होता है, इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले या कंप्यूटर को बूट करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम निर्देश होते हैं। ठीक है, मतलब इस मेमोरी में रोम के अंदर आप क्या करते हो, रोम के अंदर आप मूलभूत निर्देशों का संग्रहण करते हो। ठीक है, जो आपकी रोम चिप है इसमें आपके मूलभूत निर्देशों का संग्रहण किया जाता है। क्लियर है? देखिए जो रोम है, तो रोम के उपयोग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है BIOS। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, BIOS क्या है? BIOS बेसिकली आपके कंप्यूटर को दिए जाने वाले जो दिशा निर्देश हैं उनका समूह होता है ना। जो आपका BIOS होता है, इसमें कंप्यूटर का जो बूटिंग प्रोग्राम होता है, यानी कंप्यूटर को बूटिंग करने से संबंधित आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके BIOS में रहते हैं। ठीक है, सो जब भी आप कंप्यूटर चालू करते हो, जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो, तो होता क्या है, आपका कंप्यूटर BIOS से स्वतः ही क्या करता है, बूटिंग से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी सूचना है, वो ग्रहण कर लेता है और क्या हो जाता है, और बूट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी स्टार्ट होना क्या होता है, प्रारंभ कर देता है। ठीक है, सो जो आपका रोम है, इसके उपयोग का एक बहुत अच्छा उदाहरण क्या है, BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसमें क्या है, जिसमें कंप्यूटर का बूटिंग प्रोग्राम संग्रहित रहता है। ठीक है, और जब कंप्यूटर आप चालू करते हो तो क्या होता है, वो इससे स्वतः ही क्या करता है, इंस्ट्रक्शन ग्रहण कर लेता है और अपना आप बूट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका रोम है, तो रोम का उपयोग आप स्वचालित मशीनों और खिलौनों आदि में भी करते हो। जो आपकी रोम चिप है, इसका उपयोग स्वचालित मशीनों और खिलौनों में भी किया जाता है। देखिए जैसे आपकी जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी आप किसका यूज करते हो, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी आप रोम चिप का उपयोग करते हो। ठीक है, आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे उसमें आपके बटन दिए होते हैं, टाइमर का अलग दिया होगा, स्पिनर का अलग दिया होगा। ठीक है, आपके जो पानी बाहर निकलता है उसके लिए अलग सिस्टम, उसमें बटन दिए होते हैं। ठीक है, सो आपकी जो वॉशिंग मशीन में जो भी आपके ये दिए होते हैं, स्पिनर के, टाइमर के जितने भी फंक्शन, ये जितने भी आपके फंक्शन है, ये सब क्या करते हैं, ये सब हमेशा एक निश्चित प्रकार से ही काम
करते हैं। यानी आपकी वॉशिंग मशीन में जो टाइमर है, उस टाइमर में पहले से ही जिस प्रकार के इंस्ट्रक्शन डाले गए होंगे, तो वो टाइमर हमेशा उन्हीं इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही क्या करेगा, काम करेगा। ऐसा नहीं हुआ कि आपका, मान लीजिए आपका टाइमर आज एक विशेष प्रकार से काम कर रहा है और अगले दिन किसी दूसरे प्रकार से कार्य करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। आपकी वॉशिंग मशीन में पहले से जो इंस्ट्रक्शन डाल दिए गए हैं, आपकी वॉशिंग मशीन हमेशा उन्हीं इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, इसी प्रकार जो आपके खिलौने होते हैं, बेसिकली जैसे आपके जो रोबोट्स होते हैं, तो रोबोट्स में भी, बच्चों के जो खिलौने होते हैं रोबोट्स, उनमें भी आप रोम चिप का प्रयोग करते हो। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से रोबोट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और नीचे गिराते हैं, यानी अप एंड डाउन उनमें मूवमेंट होता है, जबकि उनमें राइट और लेफ्ट वाला यानी दाएं और बाएं वाला मूवमेंट नहीं होता। उसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि उन रोबोट्स में जो रोम चिप है, उसमें पहले से आपने केवल हाथ को ऊपर करने और नीचे गिराने वाले इंस्ट्रक्शन डाले हुए हैं। ठीक है, इसी वजह से जो आपका रोबोट है वो केवल हाथ को ऊपर करता है या नीचे करता है। ठीक है, अगर आपने उस रोम चिप में पहले से ही हाथ को दाएं और बाएं दिशा में घुमाने में भी के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो डाले होते, तो आपका रोबोट क्या करता, तो आपका रोबोट ऊपर और नीचे हाथ करने के साथ साथ दाएं और बाएं भी मूवमेंट करता। ठीक है, सो कुल मिला के जो आपकी स्वचालित मशीनें, आपके जो खिलौने हैं, इनमें आप क्या कर रहे हो, इनमें आप रोम चिप का प्रयोग कर रहे हो, और इनमें आप पहले से ही आपने जिस प्रकार के आपने इंस्ट्रक्शन डाले होंगे, तो आपकी मशीनें, आपके जो खिलौने हैं, ये आपके उसी के अनुसार क्या करेंगे, कार्य करेंगे, है ना। एक बार आपने जो भी इंस्ट्रक्शन डाल दिए तो हमेशा उसी के अनुसार ही क्या करेंगे, आपके कार्य करेंगे। क्लियर है? सो ये कहलाता है आपका रोम, जो क्या है, जो कि आपकी एक स्थायी मेमोरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो रोम है, तो रोम भी बेसिकली आपके 3 प्रकार की होती है। ठीक है, जिसमें पहला आपका कहलाता है प्रोम। इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, देखिए जो प्रोम है, इस मेमोरी में आप केवल एक ही बार क्या कर सकते हो, केवल एक ही बार इसको आप लिख सकते हो। इसमें केवल, यानी इसमें केवल एक ही बार लिखा जा सकता है। ठीक है, परंतु इसे बार बार पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें आपका केवल रीड ऑपरेशन होगा। एक बार आपने जो उसमें डाल दिया, जो भी इंस्ट्रक्शन डालने डाल दिए, उसके बाद आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, उसके बाद आप इसे केवल पढ़ सकते हो। ठीक है, सो इस मेमोरी में केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, किंतु बार बार इसे पढ़ा जा सकता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका अगला ई प्रोम। ई प्रोम का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये नाम भी आपको याद रखने, ये भी आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं कि ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या है, प्रोम का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, जो आपका प्रोम है, तो प्रोम में क्या था कि प्रोम में इसे केवल आप एक ही बार इसको लिख सकते हो, उसके बाद इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उसके बाद केवल इसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, परंतु जो आपका ई प्रोम है, इस मेमोरी में आवश्यकता होने पर प्रोग्राम को मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। ठीक है, देखिए जो आपका ई प्रोम है, इसमें आपने जो प्रोग्राम डाला है उसको आप मिटा सकते हो और नया प्रोग्राम डाल सकते हो। पर ये इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग घर पर बैठ के आराम से ऐसा कर ले, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि आपका जो रोम है वो कैसा होता है, वो आपकी स्थायी मेमोरी है, क्योंकि इसमें डेटा को इतनी आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। ठीक, सो जो आपका ई प्रोम है, ये क्या है, इसमें आप आवश्यकता होने पर प्रोग्राम को मिटा सकते हो और नया प्रोग्राम डाल सकते हो। ठीक है, परंतु ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए पहले आपको जो आपकी चिप है, रोम चिप है, उसको पहले आपको मदरबोर्ड से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप रोम चिप को मदरबोर्ड से बाहर निकालोगे, उसके बाद उस रोम चिप को आपको परावैंगनिक किरणों यानी अल्ट्रावायलेट किरणों के सामने एक्सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इस मेमोरी को, ई प्रोम को परावैंगनिक किरणों के सामने एक्सपोज करोगे, तब जाके इसका जो डेटा होगा या जो प्रोग्राम होगा वो मिटेगा और नया प्रोग्राम इसमें आप डाल पाओगे। क्लियर हो गया? सो इतना आसान नहीं है रोम में से डेटा को हटाना। ठीक है, तो ये है आपका ई प्रोम। अच्छा, ई प्रोम के बाद अगला जो आता है वो है आपका ई प्रोम। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए, जो आपका ई प्रोम था, इसमें एक प्रॉब्लम थी कि इसमें डेटा को मिटाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा था, आपको रोम चिप को मदरबोर्ड से बाहर निकालना पड़ा था। ठीक है, और उसके बाद उसे आपको अल्ट्रावायलेट किरणों के सामने एक्सपोज करना पड़ा था, तब जाके आपका डेटा इरेज हो रहा था। वहीं अगर ई प्रोम की बात की जाए, तो इसमें आपकी ई प्रोम वाली समस्या
समाप्त हो जाती है। यानी इस केस में जो आपकी EEPROM है, यहाँ पे आपको जो आपकी रोम चिप है उसको आपको मदरबोर्ड से बाहर निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो आपकी चिप वहीं लगी होगी और उस मदरबोर्ड में जो आपके पिन दिए होंगे उन पिन के थ्रू क्या होगा, उन पिन के थ्रू जो आपकी विद्युत तरंगें यानी आपकी जो लाइट, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप दोगे और उसके द्वारा क्या होगा, उसके द्वारा आपका डेटा मिट जाएगा। क्लियर है। तो जो आपका EEPROM इसमें क्या है, इसमें इस मेमोरी में प्रोग्राम को आवश्यकता होने पर जो आपकी विद्युत तरंगें उनके द्वारा मिटाया जा सकता है और जो नया प्रोग्राम है वो डाला जा सकता है। यानी जो आपका EEPROM है इसमें आपको चिप को बाहर निकालने की आवश्यकता, मदरबोर्ड से बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं पर आपको क्या होगा, वहीं पर आप इलेक्ट्रिक सप्लाई द्वारा क्या करोगे, उस डेटा को वहां से इरेज कर दोगे और नया डेटा उसमें आप डाल पाओगे। क्लियर है। सो ये आपके रोम के 3 प्रकार, पहला है रोम, दूसरा है EEPROM और तीसरा है आपका EEPROM। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपकी जो मेमोरी का जो विभाजन था, जिसमें पहला क्या था आपका, पहला था आपका प्राथमिक मेमोरी, और प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आते हैं आपके रैम और रोम, जो आपने समझ लिए। प्राथमिक मेमोरी का जो अगला प्रकार है मेमोरी का, वो कहलाता है आपका द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को आप बाह्य मेमोरी भी बोलते हो, यानी इसको आप एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हो। देखिए जो आपकी द्वितीयक मेमोरी है, आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है, इसका प्रयोग बेसिकली आप डेटा के स्थायी संग्रहण के लिए करते हो। यानी डेटा का आपका जो परमानेंट स्टोरेज होता है, डेटा के परमानेंट स्टोरेज के लिए आप द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करते हो, ठीक है। और इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप बाह्य मेमोरी भी कहते हो, ये आपकी बाह्य मेमोरी भी कहलाती है। देखिए जो भी आपका हार्ड डिस्क है, आपका DVD हुआ, आपका फ्लॉपी वगैरह हुई, सब क्या है, ये सब आपके द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी के ही एग्जांपल है ना। ये जितनी भी आपकी युक्तियां, आपकी हार्ड डिस्क हुई, आपकी DVD हुई, आपकी CD-ROM हुई, इन सभी का प्रयोग आप इसलिए करते हो, इन सभी का प्रयोग आप डेटा के परमानेंट स्टोरेज के लिए करते हो, यानी डेटा के स्थायी संग्रहण के लिए आप इन सभी स्टोरेज डिवाइसेस का या संग्रहण युक्तियों का प्रयोग करते हो, ठीक है। तो ये सभी आपकी द्वितीयक मेमोरी की क्या है, ये सभी आपके द्वितीयक मेमोरी के एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी द्वितीयक मेमोरी है, ये प्रकृति में चुंबकीय हो सकती है या प्रकाशीय हो सकती है, ठीक है। आपके जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, आपकी जो संगणक युक्तियां हैं, ये प्रकृति में आपको ज्यादा या तो चुंबकीय मिलेंगी या प्रकाशीय मिलेंगी, ठीक है। जैसे आपकी जो फ्लॉपी डिस्क है, तो फ्लॉपी डिस्क आपकी कैसी है, चुंबकीय माध्यम है आपका, ठीक है। इसी बार बात की जाए आपकी ब्लू रे डिस्क की, तो जो ब्लू रे डिस्क है ये बेसिकली आपकी प्रकृति में कैसी होती है, प्रकाशीय होती है, ठीक है। बाकी ये जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें आपको बेसिकली इन्हीं डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। तो जब मैं आपको स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको संगणक युक्तियां पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैं आपको सेकेंडरी मेमोरी यानी इन सभी डिवाइसों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। क्लियर है। अभी हाल फिलहाल आपको केवल इतना समझना है कि आपकी जो सेकेंडरी डिवाइस मेमोरी है वो क्या है, वो आपके डेटा के स्थायी संग्रहण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। इसे आप बाह्य मेमोरी भी कहते हो और ये प्रकृति में चुंबकीय अथवा प्रकाशीय हो सकती है, ठीक। अच्छा, इसमें आपका डेटा कैसा है, इसमें डेटा आपका है स्थायी, यानी इसमें आपका परमानेंट डेटा स्टोरेज हो रहा है। इसी वजह से जो आपका डेटा वो क्या रहेगा, हमेशा सुरक्षित रहेगा। भले ही आपका कंप्यूटर बंद हो, आपका कंप्यूटर नष्ट हो जाए, पर आपका डेटा हमेशा सुरक्षित बना रहेगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें आपका जो संग्रहित डेटा कैसा होता है, वो हमेशा सुरक्षित रहता है। इसमें संग्रहित डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है तथा कंप्यूटर के बंद होने पर भी नष्ट नहीं होता। यानी आपके कंप्यूटर अगर बंद है, चालू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें आपका जो डेटा वो कैसा रहेगा, वो आपका परमानेंट बना रहेगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद आपकी मेमोरी का एक विशेष प्रकार है जिसे बोलते हैं कैश मेमोरी। क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कैश मेमोरी। सो कैश मेमोरी क्या होती है, देखिए अभी आपने देखा कि आप अपने सिस्टम में जो भी डेटा इनपुट करते हो, सबसे पहले जाके कहां स्टोर होता है, वो सबसे पहले जाके आपके रैम में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और वहां से जो डेटा है वो डेटा लेता है कौन, सीपीयू, ठीक है। सो बेसिकली रैम से डेटा का ट्रांसफर हो रहा है किसको, सीपीयू को। रैम से डेटा का ट्रांसफर सीपीयू को किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो भी आपने डेटा इनपुट किया वो सबसे पहले जाके आपके रैम पे जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और वहां से जो सीपीयू है उसे अपनी आवश्यकता अनुसार उस डेटा को रैम से प्राप्त कर लेगा। सो डेटा का ट्रांसफर हो रहा है रैम से सीपीयू को। अब जो आपका कंप्यूटर है, हो सकता है कि उसमें आपकी जो रैम हो कैसी हो, वो स्लो हो, आपकी रैम स्लो हो, जबकि आपका जो सीपीयू उसकी गति कैसी हो, उसकी गति
फास्ट हो, आपका सीपीयू फास्ट हो, यानी आपका माइक्रो प्रोसेसर फास्ट हो और आपकी रैम स्लो हो। सो इस केस में होगा क्या कि अगर आपकी रैम स्लो है तो इसका मतलब है कि रैम से जिस डेटा का ट्रांसफर सीपीयू को किया जा रहा है वो ट्रांसफर क्या होगा, वो ट्रांसफर देर से होगा, यानी ट्रांसफर में लगने वाला समय क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर रैम से डेटा का ट्रांसफर जो सीपीयू को हो रहा है उसमें समय ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब है उस डेटा की प्रोसेसिंग में समय ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि जब डेटा पहुंचेगा ही लेट तो उसकी प्रोसेसिंग में क्या लगेगा, आपको ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो उससे होगा क्या, इससे ओवरऑल आपके कंप्यूटर का जो एक्सेस टाइम वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। यानी आपके कंप्यूटर को जो भी प्रॉब्लम सॉल्व आपके कंप्यूटर को करनी है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कंप्यूटर को ज्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि डेटा का जो ट्रांसफर हो रहा है रैम से आपके सीपीयू को, वो कैसा हो रहा है, वो आपकी स्लो गति से हो रहा है, वो आपकी मंद गति से हो रहा है। ठीक है, सो इस वजह से आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि जब डेटा ही लेट मिलेगा तो आपको प्रोसेस भी आपका क्या होगा, बाद में होगा। क्योंकि जब तक डेटा प्राप्त नहीं हुआ तब तक उसे प्रोसेस नहीं कर सकते। तो उससे हुआ क्या, इससे आपके कंप्यूटर को आपकी किसी भी द्वितीय समस्या को सॉल्व करने में क्या लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। यानी आपको जो भी काम करना है कंप्यूटर में उसमें आपको समय ज्यादा लगेगा, वो कार्य करने में कंप्यूटर ज्यादा समय लगेगा। तो इसी वजह से आपका जो ओवरऑल एक्सेस टाइम है वो क्या हो जाएगा, वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, सो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए आप किसका यूज करते हो, इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए आप कैश मेमोरी का प्रयोग करते हो। ठीक है, जो आपकी कैश मेमोरी है बेसिकली आपकी एक बहुत ही तीव्र गति वाली क्या होती है, मेमोरी होती है। ठीक है, और ये आपके जो आपका रैम और जो आपका सीपीयू है उसके बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। देखिए, नॉर्मली आप अपने सिस्टम पर जिन इंस्ट्रक्शन का है, जिन डेटा का बार बार यूज करते हो, तो वो जो डेटा आपके जो भी आपका जो डेटा इंस्ट्रक्शन है जिनका बार बार यूज कर रहे हो वो सब आपके कैश मेमोरी में जाके क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। आप जिन भी डेटा इंस्ट्रक्शन का बार बार यूज कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, तो वो डेटा इंस्ट्रक्शन आपके कहां स्टोर हो जाएंगे, वो स्टोर हो जाएंगे आपके कैश मेमोरी में। ठीक है, और सीपीयू को जब इस डेटा इंस्ट्रक्शन को देखना होगा या प्राप्त करना होगा तो पहले कहां जाएगा, पहले वो कैश मेमोरी को देखेगा। अगर कैश मेमोरी में उसको वो डेटा मिल जाता है तो फिर वो उस डेटा को प्राप्त करने के लिए आपके रैम पर नहीं जाएगा। ठीक है, उसको डायरेक्ट डेटा कहां से मिल जाएगा, उसको डायरेक्ट डेटा कैश मेमोरी से ही वो मिल जाएगा। तो उससे हुआ क्या कि आपका जो सीपीयू है उसको डेटा क्या मिल गया, उसको डेटा जल्दी मिल गया। यानी डेटा का जो ट्रांसफर हो रहा था वो कैसा होने लगा, वो आपका तीव्र गति से होने लगा। सो अगर डेटा का ट्रांसफर तीव्र गति से हो रहा है इसका मतलब उसकी प्रोसेसिंग भी कैसे होगी, उसकी प्रोसेसिंग भी तीव्र गति से होगी। मतलब आपकी द्वितीय समस्या का वो समाधान कंप्यूटर क्या कर देगा, आपकी किसी भी द्वितीय समस्या का समाधान या आपको जो भी कार्य करना है वो कार्य अब आपका जल्दी हुआ। क्यों? क्योंकि डेटा का ट्रांसफर अब जल्दी हो रहा है, जिस वजह से इसकी प्रोसेसिंग भी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, जिस वजह से आपके कंप्यूटर पे आपका जो एक्सेस टाइम था वो क्या हो जाएगा, वो अब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके दिए हुए प्रॉब्लम को, आपके दिए हुए टास्क को कंप्यूटर क्या करेगा, आपके दिए हुए टास्क या कार्य को कंप्यूटर जल्दी परफॉर्म कर देगा। सो इससे ओवरऑल कम समय में ही आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कम समय में आपका काम पूरा हो रहा है इसका मतलब है कि जो आपका एक्सेस टाइम था वो क्या हो गया, वो अब कम हो गया। क्लियर है? सो जो आपकी कैश मेमोरी करती क्या है, वो आपके कंप्यूटर का जो एक्सेस टाइम है उसको कम कर देती है। क्लियर हो गया? तो ये आपकी कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, जो कैश मेमोरी है क्या है, ये आपकी एक तीव्र गति वाली मेमोरी होती है। ठीक है, जिसका उपयोग सीपीयू की स्पीड तथा परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक, यह सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी यानी जो आपकी रैम है उसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसका उपयोग डेटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को रखने के लिए किया जाता है जो सीपीयू द्वारा सबसे ज्यादा बार बार उपयोग किए जाते हैं। यानी सीपीयू द्वारा जिन डेटा प्रोग्रामों का बार बार उपयोग किया जा रहा है, फ्रिक्वेंटली यूज किया जा रहा है, उन सभी को आप कहां रख देते हो, उन सभी को आपका जो भी डेटा प्रोग्राम है वो चले जाते हैं आपके कैश मेमोरी में। ठीक है, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक डेटा और प्रोग्राम के हिस्सों को प्राइमरी मेमोरी से कैश मेमोरी में स्थानांतरित किया जाता है। यानी जो आपका ओएस वो क्या करता है कि आपके जो बार बार जो भी आपके डेटा प्रोग्राम यूज में आ रहे हैं उनका ट्रांसफर कहां हो जाएगा, उनका ट्रांसफर हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी यानी रैम से कहां पर, कैश मेमोरी में। है ना, जिन इंस्ट्रक्शन को आप बार बार यूज कर रहे हो, जिन प्रोग्रामों का इंस्ट्रक्शन का जिस डेटा को आपका प्रोसेसर आपका सीपीयू बार बार प्रयोग कर रहा है, वो सभी डेटा जो आपका ओएस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो कहां ट्रांसफर कर देता है, वो ट्रांसफर कर देता है प्राइमरी मेमोरी से कैश मेमोरी में। ठीक है,
तो एक बार जब आपका डेटा प्राइमरी मेमोरी से कैश मेमोरी ट्रांसफर हो गया तो होगा क्या, वहां से जो सीपीयू होगा वो क्या करेगा, वहां से सीपीयू उन्हें आसानी से एक्सेस कर लेगा। ठीक, सो जब भी सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होगा तो क्या करेगा सीपीयू, सीपीयू सबसे पहले उस डेटा को कैश मेमोरी में ढूंढेगा। ठीक है, और अगर सीपीयू को कैश मेमोरी में वो डेटा मिल जाता है तो सीपीयू उस डेटा को लेकर अपना प्रोसेस जारी रखता है। ठीक है, और अगर डेटा नहीं मिलता है तो उस केस में सीपीयू उस डेटा को कहां ढूंढेगा, उस केस में सीपीयू उस डेटा को रैम या प्राइमरी मेमोरी में ढूंढेगा। यानी सीपीयू रैम पर तभी जाएगा जब उसको वो डेटा कैश मेमोरी में ना मिले। अगर कैश मेमोरी में उसको वो डेटा मिल जाता है तो फिर वो रैम पर जाएगा ही नहीं। तो जिससे आपका डेटा ट्रांसफर क्या होगा, इससे आपका डेटा का ट्रांसफर तेजी से हो जाएगा, मतलब सीपीयू को रैम पर जाने की जरूरत पड़ नहीं रही है। ठीक, देखिए जो कैश मेमोरी क्या कर रही है, कैश मेमोरी सीपीयू के मुख्य मेमोरी से डेटा एक्सेस टाइम को कम कर रही है। ठीक है, मतलब जो आपका डेटा का ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो आप तेजी से होने लगा है, क्योंकि जो भी आपका जो सीपीयू वो क्या करेगा, उसको जो भी डेटा चाहिए होगा वो आप कहां से लेगा, वो सबसे पहले चेक करेगा कैश मेमोरी को। अगर कैश मेमोरी में उसको वो डेटा मिल जाता है तो फौरन वहां से वो डेटा वो उठा लेगा, उसको रैम तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उससे होगा क्या, इससे आपका जो एक्सेस टाइम वो क्या हो जाएगा, डेटा का एक्सेस टाइम क्या हो जाएगा, वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे आपके सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है यानी उसकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी बढ़ जाएगी। मतलब अब आपका कंप्यूटर फास्ट काम करने लगेगा। क्लियर हो गया, तो ये है आपकी कैश मेमोरी। इसके बाद मेमोरी का एक विशेष प्रकार और है जिसको हम बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। देखिए ये क्या है, जो फ्लैश मेमोरी है ये बेसिकली आपकी एक तरह से इसको बोल सकते हैं, ये आपकी अपरिवर्तनशील मेमोरी का भंडार है। जो फ्लैश मेमोरी है ये आपकी अपरिवर्तनशील मेमोरी का भंडार है, जिसे हम सामान्यतः डेटा को स्टोर करने के काम में लेते हैं। यानी आपकी जो फ्लैश मेमोरी है इसका प्रयोग आप डेटा को स्टोर करने के लिए लेते हो। जैसे आपका जो पेन ड्राइव है या आपका जो मेमोरी कार्ड है, ये क्या है, ये आपके फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल है। आपकी जो पेन ड्राइव वो क्या है, वो आपकी एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी है ना। ये देखिए, यह इस तरह से डेटा को रखने के लिए क्या है, काफी इस्तेमाल होता है। आपकी जो फ्लैश मेमोरी है वो डेटा को रखने के लिए क्या की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और जो आपकी फ्लैश मेमोरी है इसको आप काफी तरह से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। जैसे जो आपकी कैमरा का जो मेमोरी कार्ड है, ये किसका एग्जांपल है, ये भी आपके फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल है। ठीक है, इसी प्रकार जो आपकी पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव भी आपका क्या है, पेन ड्राइव भी आपका फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल है। तो जो पेन ड्राइव है उसमें क्या होता है, पेन ड्राइव में एक बार आप डेटा स्टोर कर लो तो फिर वो आपका डेटा बना रहता है। मतलब जब तक आप पेन ड्राइव से उस डेटा को इरेज ना करना चाहो तब तक वो डेटा आपके पेन ड्राइव में बना रहेगा। ठीक है, इसलिए जो आपकी फ्लैश मेमोरी क्या है, ये आपकी एक प्रकार की अपरिवर्तनशील मेमोरी का भंडार है। यानी जब तक आप ना चाहो तब तक आपकी वो डेटा आपकी फ्लैश मेमोरी में बना रहेगा। ठीक है, केवल आपके इरेज करने पर ही वो डेटा इरेज होगा। ठीक, सो जो आपका पेन ड्राइव है, इसी पर जो आपके मेमोरी कार्ड है, सब क्या है, ये सब आपके फ्लैश मेमोरी के एग्जांपल है। ठीक, अच्छा, जो आपकी फ्लैश मेमोरी है तो बेसिकली इसका निर्माण होता है ईप्रोम से। किससे होता है, ये जो आपकी फ्लैश मेमोरी है ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से मिलकर बनती है। ठीक है, इसी वजह से जो आपकी फ्लैश मेमोरी है इसका डेटा आप हटा सकते हो। जैसे कि आपने देखा था ईप्रोम में, कि ईप्रोम में आप क्या कर रहे थे, विद्युतीय तरंगों द्वारा आप डेटा को इरेज कर रहे थे। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये आपसे पुलिस में पूछा जा सकता है कि जो आपकी फ्लैश मेमोरी है वो किससे निर्मित होती है। जो आपकी फ्लैश मेमोरी है वो आपके ईप्रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से निर्मित होती है। क्लियर है, सो ये है आपकी फ्लैश मेमोरी। मेनली डेटा को स्टोर करने के लिए हम फ्लैश मेमोरी का यूज करते हैं। और आपका जो भी पेन ड्राइव है, आपकी जो भी आपका मेमोरी कार्ड है, ये सब आपके फ्लैश मेमोरी के ही एग्जांपल हैं। ठीक है, और इनके निर्माण के लिए हम ईप्रोम का यूज करते हैं। क्लियर है, सो ये आपका आज का टॉपिक था मेमोरी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।